सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर 2023 की। आज का हमारा जो विषय है वो है विज्ञान, और विज्ञान का मॉडल पेपर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम सभी को पता है, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो कहते हैं अवतल दर्पण का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा, अवतल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गोल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। तो इसका जो संबंध होता है एफ बराबर क्या होता है आपका R/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है, F=R/2 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो ये हो जाएगा आवर्ती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है, आवृत्ति आपका सही सा उत्तर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन बात करेंगे। तो चौथा जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। पहले तो यहाँ पे उत्तल लेंस पूछा गया और 1 मीटर फोकस दूरी के होगा, तो इसका सही से उत्तर हो जाएगा एक डायोप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायोप्टर माइनस में भी दिया है, तो आपको देखिए उत्तल लेंस है, इसलिए आपका एक डायोप्टर क्या होगा, आपका प्लस में होगा। अगर अवतर रहता तो एक डायोप्टर माइनस में रहता। चलिए आगे बात करेंगे, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है, बी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 4 डायोप्टर क्षमता पूछा। ठीक है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए इन ऑप्शन में से अगर बात कर सकते हैं तो 5 का जो हो जाएगा ये आपका 25 सेंटीमीटर सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इन ऑप्शन में से जो 2 दिखाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे छठा प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाहन की अग्रदीप, ठीक है, जो अग्रदीप होते हैं में किस दर्पण का उपयोग होता है। जो दीप होता है यानी कि जो हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट में किस दर्पण का हम लोग यूज करते हैं, तो वो होता है अवतल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है अवतल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगर पश्च दीप पूछा जाए, यानी कि जो पीछे वाला होता है वो उत्तल होगा, लेकिन यहाँ पे अग्र दीप पूछा गया है तो अग्र के लिए आपको होगा अवतल। ठीक है, चलिए बात करेंगे सातवां प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बात कर सकते हैं, तो हो जाएगा रेटिना। तो रेटिना यहाँ पे है क्या, तो दृष्टि पटल को हम लोग रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो दृष्टि पटल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर जो 4 दिखा दे रहा है दृष्टि पटल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे बात करेंगे 8वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य नेत्र की दूरी, तो दूर बिंदु क्या है। देखिए सामान्य नेत्र की दूर बिंदु पूछा गया है, तो दूर बिंदु हो जाएगा आपका अनंत। आप जितना दूर तक देख सकते हो अनंत है। ठीक है, अगर निकटतम बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर आप बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया दूर बिंदु, तो दूर बिंदु हो जाएगा अनंत। ठीक है, यानी कि आपका 8 का ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है अनंत आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात करेंगे 9वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। देखिए ये जो नियंत्रण करता है वो आपका करता है कौन कौन करता है, ये परितारिका करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, कौन, परितारिका। चलिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो प्रतिबिंब जो बनता है मानव नेत्र में वो कैसा बनता है, वो जो बनेगा दोस्तों वह उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही से उत्तर हो जाता है। कि इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो जो हम सभी को पता है जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। चलिए आगे बात करेंगे 11वां प्रश्न। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि 1 किलोमीटर आर्स निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये जो है इकाई, ये ऊर्जा का इकाई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है ऊर्जा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग अगला प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है। तो दोस्तों आप जितने भी एसआई मात्रक से हैं वो सारा का सारा कर लें। ठीक है, ये आना चाहिए है। फिर जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया कर लें, ठीक है, संतुलित असंतुलित वियोजन संयोजन, ये सारा कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जो रासायनिक जो बात कर सकते हैं इसका एसआई मात्रक का, तो कूलम्ब का एसआई मात्रक पूछा गया है ना। तो 12 का जो इनमें से बात करते विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, हम सभी को पता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है विद्युत आवेश आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए
और वीडियो अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आपको सारा वीडियो मिल जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाला है। और जो बच्चे न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या तो चैनल को सब्सक्राइब करने जो बच्चे भूल जाते हैं वो भी कर लें। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तन करती है। तो विद्युत जो मोटर होता है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो विद्युत मोटर होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है, विद्युत ऊर्जा से क्या करती है, उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया 14वां नंबर कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अपघटन है ना, तो इसका हो जाएगा आपका ये वियोजन होगा, यानी कि हट रहा है तो वियोजन हो रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है, वियोजन अभिक्रिया आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए संयोजन वियोजन आपको याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संयोजन में तो संयोजन संयोग हो रहा, वियोजन में विभाजन हो रहा है, ठीक है, याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग 15वां प्रश्न की। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है आपको पता है ना, अपचयन कहलाता है। तो इन ऑप्शन में से बात कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका सही सा उत्तर होगा H2, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है, 15 का डी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे 16वां प्रश्न की। यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे अभिक्रिया पूछा गया कि किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रहा है वह विस्थापन हो रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं अपने से कम क्रियाशील तत्व को जो विस्थापित कर दे उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। 17वां प्रश्न की देखेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है क्या है, लिटमस पत्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसी विलयन, ठीक है, विलयन का pH मान 10 है, वो निम्नलिखित में से क्या होगा। अम्ल, क्षार, लवण, उदासीन क्या होगा। तो देखिए 10 बताया गया है। तो 7 से जो अधिक होता है, यानी कि 7 से जो प्लस होता है, तो 7 से अधिक होता है उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। तो देखिए 10 जो है वो 7 से अधिक है, ठीक है। और जो 7 होता है उसे हम लोग उदासीन बोलते हैं, और जो 7 से कम होता है उसे अम्ल बोलते हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से अधिक है, मतलब सॉरी 7 से अधिक है, 7 से अधिक क्या है, 10 है यहाँ पे, यानी कि क्षार हो जाएगा, ठीक है। 7 से जैसे ही प्लस होता है उसे हम लोग क्षार बोलेंगे, और कम वालों को क्या बोलेंगे, उसे अम्ल बोलेंगे, और जो 7 रहेगा उसे उदासीन बोलेंगे। चलिए 19वां प्रश्न की देखेंगे। तो 19वां प्रश्न क्या यहाँ पे दिया है, फिगर दिया हुआ, चित्र दिया हुआ। दिए गए चित्र क्या सूचित करती है, जो छापा हुआ यहाँ पे दिया हुआ फिगर ये क्या सूचित करती है। ये देखिए ये जो सूचित करती है ये सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, यानी कि कभी भी आप पकड़ जाते हो और ठीक है, और किसी भी अम्ल को या तो फिर किसी भी एसिड को, किसी भी चीज़ को छूना नहीं है, ये चेतावनी का संकेत देता है एक प्रकार से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है, संकेत आपका जो सही से होता है, चेतावनी का संकेत आपका सही से उत्तर होएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे 20वां प्रश्न की। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जितने भी अम्ल हैं उसे भी कर लें, और देखिए चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको सारा मिल जाएगा, जितने भी और आपका जो हो जाएगा अम्ल वगैरह, ऐसा ही मात्रक, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी संभव है मैं कराने का प्रयास करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमली में जो पाई जाती है, कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, टार्टरिक अम्ल आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। और इमली में हो गया, जैसे कि टमाटर में हो गया, सेब में हो गया, सेब में आपका मेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से सारा अम्ल आपको कर लेना है। आगे 21वां प्रश्न की देखेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा गया कौन सी अधातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपका सही सा उत्तर हो जाता ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे अधातु पूछा गया यानी कि ब्रोमीन आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न की देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। तो अग्निशामक बनाने के लिए जो किया जाता है 22 में से इन ऑप्शन में अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करेंगे 23वां प्रश्न की। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना है। तो 24 का जो 1 दिखाई दे रहा है, सॉरी 23 का जो 1 दिखाई दे रहा है, ए आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया वो परमाणु संख्या के अनुसार बनाया गया है, हम सभी को पता है। ठीक है, चलिए तो 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही सा उत्तर हो जाता है। 24वां बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो देखिए जितने भी क्रियाशील हैं उन्हें भी आप याद कर लें, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन ऑप्शनों में से पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, तो सबसे जो अधिक होता है, सबसे अधिक वो क्रियाशील होता है पोटेशियम। ठीक है, तो जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो आपका सही सा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही सा उत्तर हो जाता है पोटेशियम। चलिए आगे बात करेंगे अगला 25वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो देखिए जो भूपर पट्टी में पाए जाते हैं उसे हम लोग खनिज बोलते हैं। तो यानी कि 25 का जो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, खनिज कहलाता है। 26वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो इसमें प्रोपेनॉल पूछा गया है ना, तो इसमें जो अल्कोहल वाला आ जाता है। ठीक है, तो 26 का बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है अल्कोहल आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे 27वां प्रश्न में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जल का टूटना अवश्य एकदम होता ही होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना ये भी होता है। तो 27 का बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है ये आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बात कर लेंगे 28वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ केवल ऊपरी ओर, केवल निचली ओर, या तो फिर ऊपर नीचे दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे दोनों ही ओर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न की बात करेंगे, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाता है वो वृक्काणु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होना चाहिए था, वृक्काणु। ठीक है, सही से उत्तर वृक्काणु हो जाएगा, कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 30वां नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फल को पकाने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो हो जाएगा आपका एथिलीन। ठीक है, तो आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है एथिलीन। चलिए बात करेंगे आगे प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है दोस्तों वो होता है अंडाशय में। ठीक है, चलिए आप याद रखिए ऑप्शन नंबर 1। 32वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या पूछा गया है कि नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग कहेंगे इसे हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या कहते हैं दोस्तों, निषेचन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे 33वां प्रश्न क्या पूछा, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, दी गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है वो आपको बताना है। देख सकते हो यहाँ पे एक मुकुल टाइप का कुछ निकल गया है, तो देख सकते हो ये है और जैसे निकला हुआ है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मुकुलन। मुकुलन है क्या, मुकुलन है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, यानी कि आपका 33 का ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे 34वां पूछा गया है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 34 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा असंजात अंग हो जाएगा। ठीक है, तो असंजात अंग आपका सही से उत्तर हो जाता है 34 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे 35वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था। तो वो जो चुना था आप सभी को याद ही होगा, मटर का पौधा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही से उत्तर हो जाता है। 36वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो उत्पादक पूछा गया है ना, तो सांप, मेंढक, घास या फिर ग्रास हॉर्स, या फिर 36 का जो हो जाएगा ना इन ऑप्शन में से ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है घास आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया 37वां नंबर प्रश्न की किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी का निर्माण जो होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो कौन सा स्तर में होता है दोस्तों। शाकाहारी का जो निर्माण होता है वो आपका हो जाएगा प्रथम पोषी स्तर में होता है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखा देगा प्रथम पोषी स्तर आपका सही से उत्तर हो जाता है। 38वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ओजोन परत के
अपक्षय के लिए जिम्मेवार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर 2। आगे 39वां प्रश्न की बात करेंगे। तो आगे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो नाभिक ऊर्जा आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न। और जो बच्चे चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखने का प्रयास करेंगे क्या 40वां प्रश्न पूछा गया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो ये जो होना चाहिए वो सही से उत्तर हो जाएगा इन ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है हम सभी को पता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। चलिए, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, 40 का समाप्त। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते तो वहाँ भी मैं अपना इंस्टा का लिंक डाल देता हूँ। चलिए, ठीक है। और सोशल साइंस का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे नहीं देखा तो देख लें। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।